मेरा नाम कमल नारायण है और मैं भारत में स्वास्थ्य जागरूकता की प्रमुख संस्था ISW काउंसिल का CEO हूं। आज हम लोग इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन के साथ मिलकर रूमेटोलॉजी अवेयरनेस वीक के पहले दिन आपके साथ जुड़ रहे हैं और इस प्रथम दिन में हमारी चर्चा का फोकस टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मुझे बड़ी खुशी है कि इस समस्या पे हम आज 7 भाषाओं में चर्चा कर रहे हैं, जिससे इससे बचने के प्रभावी रूप से देखरेख करने के सुझाव ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए जा सकें। आर्थराइटिस, जिसे आम भाषा में गठिया भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसे आम तौर पर बुजुर्गों की बीमारी के तौर पे देखते हैं, जहां वृद्ध लोग जोड़ों की दर्द की शिकायत करते हैं और अधिकांशतः आपने देखा होगा कि उनके चलने फिरने की क्षमता में भी काफी कुछ कमी आ जाती है। लेकिन कई बार ऐसे भी आर्थराइटिस के केसेस दिखाई देते हैं जो कम उम्र के लोगों में भी होते हैं और उनको प्रभावित करते हैं, और एक इसी प्रकार की बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता ही हमारे खिलाफ काम करने लगती है और हमारे शरीर की स्वस्थ मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों और कई अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है। और इन्हीं में से एक बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसके बारे में हमें जागरूक करने के लिए आज हमारे साथ भारत के सुप्रसिद्ध और दिग्गज रूमेटोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं दिल्ली के अपोलो इंद्रप्रस्थ अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहिणी हांडा का। डॉक्टर हांडा बहुत सारे प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल्स के एडिटोरियल बोर्ड में रहे हैं और 335 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, और रूमेटोलॉजी के रिसर्च और प्रमोशन की इन्हीं प्रयासों के चलते डॉक्टर हांडा का नाम दुनिया के जाने माने रूमेटोलॉजिस्ट में शुमार है। सो वेलकम डॉक्टर हांडा, आपका स्वागत है ISW काउंसिल और इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन के इस ज्वाइंट एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। मैं बहुत खुश हूं कि आज आपने र्यूमेटोलॉजी, खास करके र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस पे जागरूकता के लिए ये सेशन का आयोजन किया एंड बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया कि ये यंग एज में भी हो सकता है, और सबसे बड़ी जरूरी चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस से डायग्नोसिस जल्दी बनता है और जल्दी डायग्नोसिस से इलाज अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, और हम लोग आगे इस पर और चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में, और हमारे जो हिंदी के आज दर्शक और श्रोता सुन रहे होंगे उन तक इस इंफॉर्मेशन को हम पहुंचा सकेंगे। हमारे साथ भारत के प्रमुख मेडिकल संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर डॉक्टर उमा कुमार भी जुड़ रही हैं। प्रोफेसर कुमार देश की उन अग्रणी चिकित्सकों में हैं जिन्होंने रूमेटिक डिजीज के बारे में जागरूकता और इसे मेडिकल साइंस में एक प्रधान स्पेशलिटी के तौर पर भी पहचान दिलाई है। डॉक्टर कुमार को बहुत सारे अवार्डों से नवाजा जा चुका है और आपको कई बार हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं और खासकर रूमेटिक डिजीजेस के बारे में मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी जागरूकता फैलाते हुए देखा जा सकता है। तो डॉक्टर उमा कुमार, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, और आपका ज्ञान और आपकी एक्सपर्टाइज से आई एम श्योर जो बहुत सारे आज ऑडियंस जुड़े हैं और जो आगे इस वीडियो को भी देखेंगे उनको इसके बारे में काफी कुछ जानकारी मिलेगी। तो अब हम लोग चर्चा। जी डॉक्टर कुमार। डॉक्टर कुमार, आपका माइक म्यूट में है शायद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन और ऐसा एक प्रोग्राम एंकर करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो अब हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं, और मैं डॉक्टर कुमार से शुरू करता हूँ, क्योंकि महिलाओं को पहले शुरुआत डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए और हर जगह करना चाहिए और हर क्षेत्र पे करना चाहिए। तो डॉक्टर कुमार, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया जो मैंने इंटरनेट से पढ़ा है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो लेकिन ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या? आप इसको जरा अपनी भाषा में जिससे ज्यादातर लोग समझ सके बताइए प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अच्छी और बुरी दोनों चीजें ही महिलाओं में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो भी विमेन में ज्यादा कॉमनली मिलती है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, ऑटो इम्यून मतलब जो वो एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी
ऐसे कुछ तत्व प्रोड्यूस करती है, और वो तत्व जिनको हम एंटीबॉडीज कह सकते हैं, वो हमारी बॉडी के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, और वो इसलिए होता है कि अगर आप देखें तो जो महिलाओं की इम्यूनिटी है वो मेल से ज्यादा रोबस्ट होती है, उनसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। और वो इसलिए होता है कि जो इम्यूनिटी के जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होते हैं। सब जानते हैं जैसे कि डबल एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में होता है और एक एक्स क्रोमोसोम मेल्स में होता है। तो इस करके जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं वो भी महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती हैं कि अगर कोई चीज खराब हो जाए, अपने ट्रैक से डाइवर्ट हो जाए, तो डैमेज ज्यादा करेगी। और ये इंडिया में अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो रेंजेस समवेयर अराउंड 0.5 to 0.75%। तो और मेल्स में भी ये बीमारियां होती है, और ज्यादातर ये कहना चाहिए 20 से 40 इयर्स के एज में देखी गई है इंडिया में। इसके अलावा कोई भी एज ग्रुप इससे अछूता नहीं है। बच्चों में भी हो सकती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और एल्डरली पॉपुलेशन में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। और लक्षणों की बात हम अगर हम बताएं, प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं हाथों के और पैरों के भी कभी कभी, उनमें सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है जॉइंट के अराउंड। और जब पेशेंट सुबह सो के उठता है तो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, यानी कि जकड़न होती है, मुट्ठी बांधने में, ब्रश कर पकड़ने में, कप पकड़ने में मुश्किल आती है, जो कि आधे घंटे से ज्यादा तक परसिस्ट करती है। और जैसे जैसे पेशेंट एक्टिविटी करने लगता है तो ये परेशानी जकड़न वाली थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है टाइम के साथ में। इसके अलावा ये जो बीमारी होती है उसमें बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मल्टी सिस्टम डिजीज है, खाली जॉइंट तक ही कन्फाइंड नहीं रहती। क्योंकि कोई अगर सोचे कि जोड़ों में दर्द हुआ, हमने दर्द की दवाई खा ली, ये गलत है। दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन जो और अंग हैं शरीर के, उन पर बीमारी का असर आता जाता है, तो दूसरी बीमारियां भी हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे हार्ट अटैक कह देते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसका असर जो है लंग्स पे भी आता है, तो सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो अगर देखें कुल मिलाकर तो ये एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, इसको हल्के से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। म्यूट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर कुमार। और आपने मतलब एक लाइन जो लास्ट में बोली है कि बहुत ही सीरियस बीमारी है, हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने ये भी बता दिया कि इस बीमारी में सिर्फ ये जोड़ों में दर्द और इस तरीके के प्रेजेंटेशन नहीं है, आगे बहुत सारी बीमारियों का भी जड़ बन सकती है और उसको लीड कर सकती है। तो डॉक्टर रोहिणी हांडा, ये बीमारी तो डॉक्टर कुमार ने बता दी कि बहुत ज्यादा मतलब ऑटो इम्यून बीमारी है, जब हमारी खुद की इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम करने लगती है। तो ये होती क्यों है, मतलब व्हाट कॉजेज, ऐसे कैसे होता है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम करने लगती है? जैसा कि डॉक्टर उमा कुमार ने बताया, ये बीमारी में शरीर के अपने ही एलिमेंट्स बागी हो जाते हैं। एंड व्हाट आई टेल माय पेशेंट समझाने के लिए कि बाढ़ खेत को खा रही है। ये चिकुनगुनिया की तरह नहीं है कि बाहर से कोई मच्छर ने काटा, बाहर का कोई वायरस इंट्रोड्यूस किया। ये आपकी अपनी बॉडी ऐसा आपको अटैक करना शुरू कर देती है, और इसका कारण एग्जैक्ट मालूम नहीं है। एनवायरमेंटल फैक्टर इसके अंदर होते हैं, जिस पे डॉक्टर उमा कुमार जाने प्रमाणे एक्सपर्ट्स में है, एनवायरनमेंट एंड ऑटो इम्यूनिटी। कुछ लोगों में स्मोकिंग से ट्रिगर होती है, कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, और बहुत से लोगों में बैड लक। सो ये इसका डाइट के साथ, लाइफस्टाइल के साथ इतना लिंक नहीं है। ऑटो इम्यून का मतलब यू कुड बी द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाइए, खाने में आप संतुलित खाना खाइए, बट इट अटैक्स यू। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन वैसे डॉक्टर हांडा यही होने वाला था कि क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जो हम सुनते हैं और जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल टाइप की डिजीजेस हैं, स्पेशली मुझे तो लगता है कि कोविड भी अब लाइफस्टाइल की डिजीज बन गया है, क्योंकि लोग जाते हैं पार्टी करते हैं फिर उनको कोविड हो जाता है और मास्क लगाते नहीं है, तो शायद लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम वो भी हो रही है। लेकिन उससे ज्यादा जो है ये जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनमें लाइफस्टाइल का रोल रहता है। तो आपका कहना है कि इसमें लाइफस्टाइल का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल, मैंने यही बात बोली
कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बताते हैं कि ये खा लेते, वो पहन लेते, ये छोड़ लेते या वो ओढ़ लेते तो इससे बचा जा सके। ये इट्स बैड लक मोर देन एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आप आहार में ये चीज को ज्यादा बढ़ा देंगे या उस चीज को छोड़ देंगे तो बचा जा सके। एंड कॉजेशन तो अलग बात रही। मोर इम्पोर्टेंट जो मैसेज है कि जब किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस दिया जाता है, उसको बीमारी से ज्यादा दी थॉट ऑफ आर्थराइटिस, गठिया का विचार से ही वो परेशान हो जाता है। आप किसी को थायराइड बोलिए, एस्थमा बोलिए, उसको लोग उसका हौसला कम नहीं करते। बट आर्थराइटिस का नेगेटिव कॉनोटेशन ऐसा है कि क्या आपके पास इसका कोई इलाज है, क्या सारी उम्र दवा खानी पड़ेगी। सो इसमें मैसेज जो हम देना चाहेंगे कि इट इज वेरी मच ट्रीटेबल। अगर आप इसका समय पे इलाज करेंगे तो जो कॉम्प्लिकेशंस का उल्लेख प्रोफेसर कुमार ने किया उनसे बचा जा सकता है। आप इसका इलाज करेंगे तो जैसे दूसरी बीमारी में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, पेन से मुक्ति होती है, फंक्शन प्रिजर्व रहता है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं, कपड़ा निचोड़ सकते हैं। होना तो आपके बस में नहीं है। अगर मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना हो, मैं अपना रूमेटॉइड नहीं रोक सकता। आप कितनी मॉर्निंग वॉक कर लो, कितना खाने में, खाने पाने से, रहन सहन से नहीं होता। एक्सेप्ट स्मोकिंग, हम इसमें कोई बहुत खाना पीना पे रोकथाम नहीं लगाते। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इसको जल्दी पकड़ लिया जाए और टाइम पे इलाज किया जाए तो इससे काफी हद तक इजाद पाई जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर हांडा। डॉक्टर हांडा, तो आपने ये तो क्लियर कर दिया कि लाइफ स्टाइल का इसमें ज्यादा कोई रोल नहीं है। हाँ, स्मोकिंग का जरूर शायद इसमें स्मोकिंग का बहुत सारी डिजीजेज में और करना उसका परहेज जरूरी है। डॉक्टर कुमार, इज इट अ फैमिलियल काइंड ऑफ डिजीज? क्या इट रन्स इनटू द फैमिली या अनुवांशिक होती है, परिवारों में चलती है? क्या ऐसा कुछ है क्या कि हमारे जेनेटिक हमारा स्ट्रक्चर या जेनेटिक डिजाइन ऐसी हो कि जिससे होने के चांसेस ज्यादा रहते हो? डॉक्टर कुमार, आर यू एबल टू? आपको मेरी आवाज हाँ जी, बहुत ब्रेक होकर आ रही थी, थोड़ी नेटवर्क इश्यूज हैं पॉसिबली। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि क्या ये अनुवांशिक बीमारी है? क्या ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है? लेकिन ये बीमारियां जो होती हैं वो हेरिडिटरी नहीं होती। में ये बीमारियां। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर कुमार। Alright. तो these illnesses, rheumatoid arthritis hereditary नहीं है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होती। एक जेनेटिक कंपोनेंट जरूर होता है, लेकिन जब अगर कोई प्रीडिस्पोज्ड है और उसको कुछ डॉक्टर कुमार, आपकी मिल जाते हैं। डॉक्टर कुमार, आपकी आवाज काफी रुक रुक कर आ रही है, तो मैं बहुत सारे ट्रिगर्स तो लोगों में बीमारी हो जाती है। जैसे कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रिस्क माना जाता है, इवन ओबेसिटी। डॉक्टर कुमार, आपकी आवाज बहुत रुक रुक कर आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप अपना इंटरनेट थोड़ा सा रीचेक कर लें। उतनी देर में मैं डॉक्टर हांडा से जब तक ये बातचीत जारी रखता हूँ। डॉक्टर हांडा, तो डॉक्टर कुमार की थोड़ी बहुत आवाज आई कि ये हेरिडिटरी नहीं है। आप अगर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आवाज काफी रुक रही थी, तो ऑडियंस के लिए यूजफुल रहेगा। जैसा कि बताया गया कि इसके अंदर कॉजेशन में कोई डेफिनेटिव लाइफस्टाइल का इतना रोल नहीं है। गठिया की कई वैरायटीज होती हैं। रूमेटॉइड ऑटो इम्यून है जो कुछ
डिजीजेज होती हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें लाइफस्टाइल का रोल होता है। और इन चीजों के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो जरूर आपका इट हेल्प्स यू। बट प्राइमरीली ऑटो इम्यून डिजीज का लाइफस्टाइल के साथ, डाइट के साथ इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। बहुत से लोग जो है खटाई लेना छोड़ देते हैं, बहुत से लोग दही छोड़ देते हैं, बहुत से लोग हर किस्म की डाइट अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो इस पे बहुत रोल नहीं है ऑटो इम्यून डिजीज में। सर आपने बताया कि जो है, और डॉक्टर कुमार ने भी बताया कि जोड़ों में दर्द, जकड़न और इस तरीके के इनिशियल प्रेजेंटेशन होते हैं सिम्टम्स के इसमें। तो ये कैसे पता चले अगर जोड़ों में दर्द, हालांकि अर्ली एज में अगर होता है तो डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है, तो ये कैसे पता चले कि हमें एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और ऑर्थोपेडिशियन या जनरल फिजिशियन से ज्यादा फोकस्ड हमें किसी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बताया। 3 चीजें, पेन, सूजन और अकड़ापन। अगर आपके जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़ापन है और ये 5-6 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है और सुबह उठ के आपको दैनिक दिनचर्या में मुश्किल आ रही है, कपड़ा नहीं निचोड़ सकते, गैस नहीं ऑन कर सकते, ब्रश करने में मुश्किल है और नलका खोलने में मुश्किल है, और ये 6 वीक से ज्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट्स, यू नीड टू मीट अ डॉक्टर। हर जगह र्यूमेटोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। वो र्यूमेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर आपको मुआयना करेगा, कुछ जांच लिखेगा, अगर उसमें ESR बढ़ा हुआ है, र्यूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है, तो आपका पता लग जाता है कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यूरिक एसिड। हर बीमारी में यहाँ पर जोड़ में कहीं दर्द हो जाए तो आमतौर पे लोगों की धारणा है कि यूरिक एसिड बढ़ गया। कम उम्र की लेडीज में मीनोपॉज से पहले यूरिक एसिड की दिक्कतें इतनी नहीं होती। तो विमेन में जब बहुत से जॉइंट्स इन्वॉल्व हों तो यूरिक एसिड का होना इज क्वाइट अनकॉमन। तो बहुत से लोग जो है यूरिक एसिड करवा के उसी में गुमराह हो जाते हैं। सो पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, 6 हफ्ते तक आराम नहीं आ रही, सुबह कष्ट ज्यादा है, आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर हांडा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। लेकिन जिस तरीके से आपने इलस्ट्रेट किया ना कि सुबह उठने के बाद आप नलका नहीं खोल सकते, गैस का चूल्हा नहीं ऑन कर सकते या कुछ और चीजें, तो डॉक्टर कुमार ये तो मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पेशेंट्स की, वो तो बहुत ड्रामेटिकली इसमें इम्पैक्ट हो जाती होगी। मतलब हम देखते हैं कि कई सारी बीमारियों में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैसे हम एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकें पेशेंट को। तो अगर इसको इग्नोर करता रहे कोई 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, तो इट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट। सो आपने कुछ ऐसे कैसे केसेस देखे होंगे, इस पर आप कुछ बात करना चाहेंगे? बिल्कुल। यहाँ पर चिंता इस बात की नहीं है कि किसी को जॉइंट में पेन हो रहा है और वो काम नहीं कर पा रहा, लेकिन चिंता इस बात की है कि अगर उस पेन को इग्नोर किया जाता है, मैं कहूँगी इवन दिनों में या हफ्तों में इग्नोर करते हैं, तो जॉइंट में डैमेज होती जाती है। जिसका मतलब हुआ कि अगर हम ट्रीटमेंट लेट शुरू करते हैं ऐसे पेशेंट्स में, तो उनमें डिफॉर्मिटीज आ जाते हैं डिस्पाइट बीइंग ऑन ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का भी उतना फायदा उनको बहुत जल्दी से नहीं मिल पाता जितना कि एक ऐसा मरीज जिसको प्रॉब्लम हुई और उसने विद इन फ्यू डेज एंड विद इन फ्यू वीक्स डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। पूरा साइंटिफिक एविडेंस है इस बात का कि जिन मरीजों में दवाएं जल्दी शुरू की गई और उनके डिजीज एक्टिविटी को बहुत जल्दी से कंट्रोल किया गया, यानी कि कंट्रोल करने में हमने महीनों नहीं लगाए कि आज दवा शुरू की और हम 1 ईयर का टारगेट कर रहे हैं कि 1 साल तक तो ठीक हो ही जाएगा, वैसा नहीं होता। इसमें हम कहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी, उसका मतलब है हफ्तों और महीनों के भीतर, विद इन 3 मंथ्स आजकल बात कर रहे हैं कि कंट्रोल हो जाए। 6 मंथ्स में तो मान के चलते हैं कि नहीं तो दवा बिल्कुल बदल देनी है, जो बहुत ही सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं वो शुरू कर देनी है जल्दी से, अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता सारी दवाइयों से। तो इसलिए सिर्फ मैंने शुरू में भी कहा कि सिर्फ जोड़ों के दर्द इज नॉट अ प्रॉब्लम,
सूजन इज नॉट अ प्रॉब्लम, जकड़न इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो दर्द की गोलियों से ठीक हो जाती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद दर्द ठीक भी हो जाए दवाओं से, दर्द की गोलियों से, डैमेज जॉइंट में होती रहती है, जोड़ों में घाव बन जाते हैं, विच वी कॉल इरोजन्स, हड्डियों में गड्ढे हो जाते हैं, और फिर जो डिफॉर्मिटी हो जाती है फिर उसको करेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और बड़े जॉइंट्स जो रिप्लेस हो सकते हैं तो अल्टीमेटली मरीज को रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाती है, और वो भी बहुत अच्छी तरह कहते हैं हो सकता है अगर एक्टिव डिजीज है और उसमें इस रिप्लेसमेंट किया जाए तो वो भी सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, जो कि दूसरे मरीजों में कंपैरेटिवली हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि बहुत जल्दी से इन मरीजों में इलाज शुरू किया जाए। मतलब ट्रीटमेंट का प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, आप कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपने दवा लेना शुरू कर दिया और 1 साल तक 1.5 साल तक आप एक डॉक्टर के साथ और हो रहा है नहीं हो रहा, पेन कंटिन्यू चल रहा है, या वो भी ट्रीटमेंट नहीं चेंज करे। तो आपका कहना है कि अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एस्टेब्लिश हो गया है तो द प्रोग्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट शुड बी वेरी आई थिंक प्रॉम्प्ट। डॉक्टर हांडा, ट्रीटमेंट्स हैं क्या इसके, किस तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या मेडिकेशन से इसमें 3 किस्म की दवा, 4 किस्म की इस्तेमाल होती है। जो सबसे लाभदायक दवा है उसको डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं, जिसमें कि मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा होती है, 1-2 और भी हैं। इन दवाओं का असर आने में कुछ हफ्ते महीने लग सकते हैं, तो शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। दर्द से राहत देने के लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल शुरू में किया जाता है। इस बीमारी के 2 हिस्से हैं, ट्रीट द कॉज, ट्रीट द कॉन्सिक्वेंस। कॉज में डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, शॉर्ट कोर्सेज स्टेरॉइड्स या कुछ नई दवाएं, पावरफुल इंजेक्शंस, बायोलॉजिकल्स दिया जाता है। कॉन्सिक्वेंस है पेन, उसके लिए पेन किलर दिया जाता है। पर जैसे जैसे दवाएं बीमारी पे असर करती हैं तो आदमी को पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, इनफ्रीक्वेंट हो जाती है। तो वी टेल एवरीबॉडी ट्रीट द कॉज, द कॉन्सिक्वेंस विल ऑटोमेटिकली गेट बेटर। सो इसमें अब मॉडर्न डे ट्रीटमेंट में अगर टाइम से लिया जाए, डिफॉर्मिटीज आर नॉट वेरी कॉमन। जो पहले हालात थे कि जब आपका एडवांस रूमेटॉइड आता था, मॉडर्न डे ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। आपका कहना है कि अगर एडवांस स्टेज पे भी आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो अभी हमारी मॉडर्न मेडिसिन की वजह से हम डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब इवन एट द ऐसा है, रूमेटॉइड को टाइम क्रिटिकल इलनेस कहते हैं। टाइम इज ऑफ एसेंस, अर्ली ट्रीटमेंट गेट्स यू द बेस्ट डिविडेंड। आप इलाज जल्दी करेंगे, कम दवा बेहतर रिजल्ट लाएगी, और अगर आप उसको डिले कर देंगे तो सेम दवा आप में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं लाती। सो इसीलिए जागरूकता इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जरूर किसी भी स्टेज पे पेशेंट आएगा, आप ट्रीट करेंगे। उदाहरण के तौर पे कैटरेक्ट है, टाइम से इलाज करेंगे तो विजन की रिकवरी अच्छी होगी। इफ यू लेट इट गो आउट ऑफ हैंड, सेम सर्जन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। रूमेटॉइड इज नो डिफरेंट, आप जल्दी इलाज करेंगे, डिफॉर्मिटी होगी नहीं। और पुरानी इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप डिफॉर्मिटी के बाद उसको आप स्प्लिंट पहना लो, सर्जरी कर लो, वो बात नहीं बनती। डॉक्टर कुमार, मेडिकेशन में डॉक्टर हांडा ने बताया कि कितने टाइप के मेडिकेशंस हैं। इसके साथ साथ क्या कुछ सपोर्टिव थेरेपीज भी होती हैं, कुछ फिजियोथेरेपी भी होती है पेन मैनेजमेंट के लिए में भी, या दूसरे सपोर्टिव उसके लिए, और क्या कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन्स भी हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट तरीके की, और क्या वो उनमें कितना मिथ है और कितना जरूरी है कि लोग इमीडिएटली जो है जो एलोपैथिक जो डिसिप्लिन है उसकी तरफ जाएं, क्योंकि शायद दूसरी थेरेपीज में इसके लिए सॉल्यूशन ना हो। देखिए, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और जो डीमार्ट्स होते हैं वो डिजीज को कंट्रोल करते हैं, राइट। लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन रिडक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि जो हमारे मेन मेडिसिन्स हैं उनका इफेक्ट आने में वक्त लगता है। तो जैसे कि हांडा सर ने बताया
कि स्टेरॉइड्स देते हैं एज अ ब्रिजिंग थेरेपी दे दिया, ठीक है, दैट्स नॉट द मेन ट्रीटमेंट। बाकी अगर ट्रू सपोर्टिव की बात करें तो उसमें कभी पेशेंट को वी प्रेफर गिविंग पैरासिटामोल पेन रिलीफ के लिए पेशेंट को 650 मिलीग्राम्स, या कोई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बहुत सारे अवेलेबल हैं वो दे सकते हैं, बट एसओएस बेसिस पे, रेगुलर नहीं देते। इसके अलावा पेशेंट को कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट भी देते हैं। यहाँ पे जरूरी ये है, जो पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि हर पेशेंट को कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि विटामिन डी लेने से ओवर हो गया है और टॉक्सिटी हो गई है पेशेंट्स को, और कैल्शियम लेवल्स बहुत हाई हो गए, और वो एक आयन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सारे पेशेंट्स को कैल्शियम विटामिन डी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिया जाता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी एक कंपोनेंट है, फिजिकल थेरेपी, दोनों में फर्क है। और एक स्पेशलिटी होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, जो कि आपका अगर डिफॉर्मिटी आ गया या कोई ऐसा किसी वजह से थोड़ी डिसेबिलिटी है, तो वो बताते हैं उसी काम को आप कैसे कर सकते हैं कंफर्टेबली, जहां आपको दर्द ना हो और काम भी हो जाए, चाहे वो खाना खाना हुआ, चाहे वो ताला खोलने हुआ, इस तरह से बहुत सारी चीजें। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का एक रोल होता है, स्प्लिंट्स वगैरह देते हैं बहुत सारे वो बना के, असिस्टिंग डिवाइसेस देते हैं जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। इसके अलावा मैंने बात की जो फिजियोथेरेपी की, वो भी अगर जो हॉट फर्मेंटेशन, अल्ट्रासोनिक्स, ये सारी चीजें वो करते हैं अगर किसी एक जॉइंट में प्रॉब्लम है तो। इसके फिर काउंसलिंग की बहुत, ये भी एक सपोर्टिव थेरेपी है, क्योंकि ये सारे क्रॉनिक इलनेसेस हैं और उनमें पेशेंट की जो साइकोलॉजी है, पेशेंट की जो थॉट प्रोसेस है, उसके जो केयर गिवर्स हैं, घर के लोग हैं, उन पे सब पे असर पड़ता है। तो अगर पेशेंट मेंटली फिजिकली ठीक भी हो जाता है, बीमारी कंट्रोल भी आ जाती है, लेकिन वो मेंटली ठीक फील नहीं कर रहा है, तो वो सब कुछ बेकार है। तो जो काउंसलिंग है उसकी भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इन पेशेंट्स के मैनेजमेंट में। तो इट्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट व्हिच इज गिवन टू दीज पेशेंट्स। और आपने ऑल्टरनेटिव थेरेपी की बात की, तो मैं कहना चाहूंगी कि कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ऑल्टरनेटिव थेरेपी का इन आर्थराइटिस। तो आई विश कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा एविडेंस जनरेट हो जिससे कि वो वाले थेरेपी भी कंबाइन किए जा सके। लेकिन दोनों थेरेपीज को कंबाइन करने के लिए मैं एडवोकेट नहीं करूंगी, पेशेंट को नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो कि दोनों में क्या इंटरेक्शन होती है हमारे मॉडर्न मेडिसिन में और जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुमार, आपने काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गठिया और जोड़ों में दर्द, कई सारे ऐसे अल्टरनेटिव मेडिसिन मिलते हैं। मेरे ख्याल से रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा उनका प्रिविलेंस है। डॉक्टर रोहिणी हांडा, इज इट कम्प्लीटली क्योरेबल? जैसा डॉक्टर कुमार कह रही थी कि बीमारी कंट्रोल में भी आ गई, तो क्या इसे कंट्रोल में लाते हैं, लाइक डायबिटीज़ कि कंट्रोल में ला करके उसको उस पे रिटेन करना है, या इसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं कि भाई 3-6 महीने हमने दवा खाई? ऐसा है कि लोग डीप रिमिशन में चले जाते हैं, इट इज सर्टेनली मैनेजेबल। पर जो ये डिजीजेस होती हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, एस्थमा, मैनेज हो सकती हैं विद गुड ट्रीटमेंट, जिसको कि सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए दिया चला जाए। लोग रेमिशन में चले जाते हैं कि उनकी बिल्कुल इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। हम लफ्ज क्योर का तो नहीं यूज करते इन बीमारियों में, वेदर इट इज डायबिटीज और एस्थमा, बट इट इज वेरी मच मैनेजेबल। Similarly, this disease is manageable. You need to manage it. Most diseases are manageable. ये तो देखिए ऐसा है कि एक्सेप्ट फॉर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है इसमें, ऐसा गॉल ब्लैडर की तरह नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक किया आपने, गॉल ब्लैडर निकाल दिया। डायबिटीज की तरह है, मेडिकल डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल की तरह है, थायराइड की तरह है, आप मैनेज कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है कि कैटरेक्ट गए, ऑपरेट किया, फ्री हो गए। तो सर इसी में क्वेश्चन ये भी था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी कई बार लगता है शायद सर्जरी की भी नौबत आ जाती है, वो क्या है? तो वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करें? इसमें 2 किस्म की सर्जरीज होती हैं। सबसे ज्यादा जो सर्जरी होती है जॉइंट रिप्लेसमेंट, पर्टिकुलरली जो जॉइंट घिस जाता है, जैसे कि घुटने के अंदर रूमेटॉइड की वजह से घुटना समय से पहले और उम्र से ज्यादा घिस जाता है,
घुटना सभी का घिसता है एंड एज के साथ घिसता है। रूमेटॉइड वाले का अगर घुटना समय से ज्यादा घिस जाए तो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है। कई बार किसी वजह से, जैसे स्टेरॉइड का एवास्कुलर नेक्रोसिस, हिप जॉइंट की सर्जरी भी होती है। सो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स आर फॉर बैडली डैमेज जॉइंट्स। कई बार डिफॉर्मिटीज के लिए लोग स्मॉल जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट करवाते हैं, वो हमारी कंट्री में इतनी नहीं होती, कॉस्ट की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, वो चीज कम होती है। सो फॉर कॉस्मेटिक रीजंस, फॉर फंक्शनल रीजंस, बैडली डैमेज जॉइंट्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो मुझे आपके जो वर्ड आपने बोले कि हम कॉज को ट्रीट करते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस को ट्रीट करते हैं, तो इसमें सर्जिकल स्ट्राइक कॉन्सिक्वेंसेस के अगेंस्ट होती है, कॉज के अगेंस्ट कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। Totally, a stitch in time saves 9. यस। तो अगर आप टाइम पे काम करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको लगने से रोकेंगे तो ये दिक्कत ही नहीं आएगी। सो रूमेटोलॉजिस्ट का काम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज को सर्जन तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आने देना। और जैसे डॉक्टर कुमार ने बताया, समझाया, मॉडर्न डे ट्रीटमेंट में सर्जरी की रिक्वायरमेंट वेल मैनेज्ड पेशेंट में इज बिकम ए रेयरिटी। एक टाइम था जब ओपीडीज के बाहर व्हीलचेयर होती थी, स्ट्रेचर होती थी, अब वो बात नहीं है। अगर पेशेंट को रूमेटॉइड हो गया है, कोई बात नहीं, आप मॉडर्न डे ट्रीटमेंट से उसको बड़े सुचारू ढंग से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सो सर्जरी इज रिक्वायर्ड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, नॉट कॉमनली। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर हांडा। डॉक्टर कुमार, इस समय ये जो है कोविड-19 के टाइम पे ना, एक सबसे बड़ा जो बज़वर्ड रहा है वो रहा है इम्यूनिटी। Everyone want to develop, build immunity, and there are everything available in the world which is developing and building your immunity. अच्छा, आपने बताया ये बीमारी में इम्यूनिटी सप्रेसेंट होती है, इम्यूनिटी वीकर होती है, जो है उसकी मेडिकेशन में कम हो जाती है क्योंकि अदरवाइज वो आपको हार्म कर रही होती है। तो उस कंडीशन में जब पेशेंट्स की ये सिचुएशन है, तो कोविड-19 को लेकर के क्या स्पेशल केयर करनी जरूरी है, और क्या उनको ज्यादा चांसेस हैं कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है, या उनको दे कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द अदर वेज एज एनीवन कैन? लोग, जो इम्यूनिटी होती है ऑटो इम्यून डिजीजेस में, वो एबरेंट इम्यूनिटी है। इसका मतलब वो खराब इम्यूनिटी है, राइट, जो मिसट्रैक हो गई है, बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रही है। तो उसको हम रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, तो सप्रेस करते हैं, तो वी आर सप्रेसिंग बैड इम्यूनिटी। नॉट, तो उसके साथ साथ गुड इम्यूनिटी भी सप्रेस हो जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस में, पर्टिकुलरली मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करूं, उसमें जो अच्छी वाली इम्यूनिटी है बहुत सप्रेस हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ मेडिसिन हैं जो कि सेकेंड और थर्ड लाइन है, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा सप्रेस होती है, लेकिन कन्वेंशनल डीमार्ट से नहीं होती। दूसरी चीज, कोविड में जो अब तक जो डेटा अवेलेबल है और जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने केसेस देखे हैं एम्स में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा रिस्क पे नहीं है। उतनी ही रिस्क है उनमें कोविड होने की जितनी की एक नॉर्मल पॉपुलेशन में है, कम्युनिटी में है। और समहाउ, ऑल्दो छोटा डेटा है जो कहता है कि सीरियस डिजीज देखा गया है रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस वाले पेशेंट्स में, लेकिन जहां तक मेजर हमारा अपना एक्सपीरियंस हमने देखा, जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको कोविड हुआ वो बहुत माइल्ड था। फॉर्चुनेटली कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, राइट। और डेटा भी सपोर्ट करता है इस चीज को। या तो वो हो सकता है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो इम्यूनो सप्रेसिव पे है, ड्रग इम्यूनिटी सप्रेस कर रही है, और कोविड में जो डेथ होती है, सीरियस इन्फेक्शन होता है, उसमें देयर इज हाइपर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा, और हम इन्फ्लेमेशन को सप्रेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो निश्चिंत हो जाएं, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है कि वो दवा बंद कर दें कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बल्कि वो दवा लेते रहेंगे, उनका डिजीज कंट्रोल में रहेगा, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहेगा, तो सीरियस कोविड होने का खतरा कम रहेगा।
तो मतलब कोई भी ऐसा डिसीजन लेने के पहले कि दवा लेना है नहीं लेना, अपने डॉक्टर से सलाह लें। मतलब आई थिंक दे कैन हेल्प देम, देयर रूमेटोलॉजिस्ट कैन हेल्प देम बेटर। और आपने ये बताया कि ये कभी कभी ये इम्यूनोसप्रेसेंट की वजह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है, हालांकि उसको मतलब जनरलाइज ना करें सारे लोग कि नहीं हमको तो अब because of this. So that's wonderful aspect, Dr. Kumar. Dr. Handa, vaccination. Everything around these days is about vaccination. Tomorrow, ISW Council is also starting 4 days long Corona vaccination or vaccine utsav. Prime Minister Modi has said, and that's I think rightly so, because there is a lot of effort have gone, and we have got vaccine in such a short time, which is unprecedented, and at least there are certain age groups which are eligible, they should definitely get. तो आपका क्या कहना है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं या रूमेटिक डिजीजेस के पेशेंट्स हैं, उनको वैक्सीन के बारे में आपका क्या कहना है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सब मरीजों को रिकमेंड किया जाता है कि वो वैक्सीनेशन लें। उनका अप्रोच इज नो डिफरेंट फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन। सिर्फ दवाओं के अंदर अगर वो मेथोट्रेक्सेट नाम की साप्ताहिक दवा ले रहे हैं, उसकी एक डोज को मिस करने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। वो भी अगर कोई सिक पेशेंट है तो विदाउट ट्रीटमेंट इंटरप्शन गैप के दवा चल सकती है। कोई बहुत हाई डोज स्टेरॉइड पे हो उसको कम करने का सलाह दी जाती है। बाय एंड लार्ज रूमेटॉइड के पेशेंट को कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जो भी अवेलेबल अप्रूव्ड वैक्सीन है वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वन इज बेटर देन अदर, ऑल अप्रूव्ड वैक्सीन्स आर नियरली दी सेम। और रूमेटॉइड या रूमेटिक डिजीज के पेशेंट को, जिसको गठिया किसी और वजह से भी है या और टाइप की रूमेटिक डिजीज भी है, दवाओं का अपने फिजिशियन से, रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बाय एंड लार्ज ट्रीटमेंट रोकने की जरूरत नहीं पड़ती और उनमें कोई अलग से कॉम्प्लिकेशन आम जनता के मुकाबले में देखने को नहीं मिलती। सो हर आदमी को प्रोत्साहित करना चाहिए, दे शुड बी इनकरेज्ड टू टेक वैक्सीनेशन। वंडरफुल डॉक्टर हांडा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और ये भी बताया कि जो रोमेटिक डिजीजेस के या रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको ऐसा वो बिल्कुल अलग नहीं है, उनको भी वैक्सीनेशन उसी तरीके से ले सकते हैं। कुछ दवाओं में हेर फेर करना होगा, वो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हांडा, डॉक्टर उमा कुमार, आपका इतना कीमती समय आपने आज दिया इस समय। और इसके साथ मैं जो इंडियन रूमेटोलॉजिकल एसोसिएशन है उसको बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है हमारे साथ मिल करके एक इतना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हम 8 लैंग्वेजेस में, शुरुआत हमने इंग्लिश से की थी आज, उसके बाद हम 7 इंडियन लैंग्वेजेस में गए और हिंदी सबसे बाद में आई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं भारत में। तो इस पर हमने ये चर्चा करी और हमारे साथ डॉक्टर अलकेंदु घोष भी हैं, डॉक्टर सपन पांड्या हैं। डॉक्टर अलकेंदु घोष, इससे पहले कि मैं आज का प्रोग्राम खत्म करूं और कल के लिए लोगों को आमंत्रित करूं कि कल ऑल्सो हम स्पॉन्डिलाइटिस पर जो है कल बात करने वाले हैं और जो है उस पे वो 5:30 बजे से हम लोग फिर से 7 लैंग्वेजेस पे इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अलकेंदु घोष की अगर आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे सकें, और डॉक्टर सुपन पांड्या अगर डॉक्टर अलकेंदु घोष ना हो तो। सर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, थैंक यू सो मच हांडा सर, उमा कुमार, हमारे टीचर्स हैं सारे, एंड Dr. Danda sir is also there. I think it was a good session overall. I must thank Sare anchors and all these Ms. Simani and yourself, Mr. Kamal. This was a great interview, the Hindi one. बहुत अच्छा था. And all the speakers also today for coming on behalf of IRA. ये initiative patient awareness के लिए है, and we hope के इसके promotions सारे होंगे अभी आने वाले हफ्तों में, and patients will be able to log in to the repeat telecast of these interviews. और मेरी बस ये रहेगी कि फेसबुक पे या कहीं भी जो भी सजेशंस हो, पेशेंट्स के क्वेश्चंस हो, वो लिखें ताकि हम उनको फिर लेके आगे बढ़ें। जो भी सजेशंस भी हो इन प्रोग्राम्स के लिए, इनको बेटर करने के लिए, थोड़ा इंटरेक्टिव करने के लिए,
प्लस उनके क्वेश्चन जो है वो आंसर करने के लिए. बेसिकली दिस इज फॉर द पेशेंट्स, sort of by the patients and for them, of them. And the last thing is कि जैसे आपने बताया कल एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे सेशंस है. यही 7 लैंग्वेजेस, अभी तो हम ये 7 लैंग्वेजेस पकड़ के चल रहे हैं. इन द फ्यूचर वील हैव अदर लैंग्वेजेस आल्सो एंड अदर डिजीजेस आल्सो. वी होप के ये लंबा चलेगा. जो कोएलिशन हुआ हम दोनों का बिटवीन IHW एंड IRA, और बेसिकली मरीजों के बेनिफिट के लिए बाकी लैंग्वेजेस में भी हम इन द फ्यूचर करने वाले हैं. तो कल एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे सेशंस है, सेम टाइमिंग्स, लैंग्वेजेस के स्लॉट्स का, and with very leading experts in our field, other leading experts इस field में, and the anchors जो आपके professional है. So once again thank you on behalf of the IRA, and thank you all my seniors who are sitting there. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Thank you so much, Dr. Pandya. And we are looking forward to spread as much awareness as possible around all these diseases which are impacting the lives, impacting the quality of lives. And we at IHW Council stand for holistic health for all, health that comes from good food, good water, good air, good lifestyle, and also good health care. And getting rheumatological care at the right time is also good health care. And on the right kind of from the right time, right experts, and also in something which you can afford, which you can access. So thank you so much all our audience, all our speakers of the day today for their wonderful presence in this particular program. And we are looking forward, and we invite all of you to kindly watch our tomorrow's program. And with this, good night, sabak khair, and stay at home as much as possible. Keep wearing masks wherever you go outside. Eat healthy, sleep well, and stay healthy. Thank you so much.